बहुत सालों पहले एक आर्चर हुआ करती थी और एक मास्टर आर्चर बनने का सपना लेकर वो रोज अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करती थी। लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे वो एक पेड़ के एक पॉइंट पर निशाना लगाकर मारने की कोशिश करती थी और वो करीबन हमेशा ही चूक जाती थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी मेहनत करके भी अपने निशाने पर कभी तीर क्यों नहीं मार सकती थी करके, और इस चीज की वजह से उसकी फैमिली को भी काफी परेशानी हुई। लेकिन एक दिन वो एक मास्टर आर्चर से मिली जिसने उसके सामने काफी सारे गोले बनाए और उस पर अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करने को कहा। अपनी हीरोइन तो अभी भी चूक रही थी, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि वो कितने से चूक रही है और उसे कैसे इम्प्रूव करना है। अब उसकी प्रैक्टिस काम तो आ रही थी और उसकी वजह से उसकी फैमिली ने भी राहत की सांस ली। उसके मास्टर ने उसके काम में दो बड़े चेंजेस लाए। पहला उसे क्रिटिक देना और दूसरा उसके लिए एक फीडबैक लूप सेट करना, जिससे वो उस क्रिटिक को अप्लाई करके अपने काम को सुधार पा रही थी। हाय गाइस, मैं हूँ रम्या और आप देख रहे हैं मिशन मास्टरी। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अपने आर्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव होना और उसमें मिस्टेक्स देख के उसे सुधारना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके मिस्टेक्स क्या हैं, तो फिर मेरे केस में तो ये हो रहा था कि मैं बहुत मेहनत लगा रही थी लेकिन सारे गलत जगहों पे, इसीलिए ओवरऑल मेरा ड्रॉ करने का मोटिवेशन ही निकल रहा था। और वहीं पर काम आता है क्रिटिक। और जब मैं क्रिटिक बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है कि आपके दिखाए हुए काम में ऑब्जेक्टिव होकर देखना कि उसमें क्या अच्छा है और किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, ना कि क्रिटिसिज्म जिसमें कोई भी बस अपनी भड़ास आपके काम पर निकाल कर चला जाता है। मुझे पता है कि हमें अपने काम के खिलाफ कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग सकता है, भले ही उससे आगे जाके अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि उसी से हमारे काम को अगले लेवल तक पुश करने के लिए मदद मिले। इसीलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिससे हम अपने आप को हेल्दी क्रिटिक के लिए ओपन कर सकें और उन्हें यूज करके हम अपने आर्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी देखेंगे। अगर आप फिट होना चाहते हो तो आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना जो ऑलरेडी फिटम फिट है या फिर फिट होने के लिए काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं। आप टीवी पर चिप्स और कोला बेचने वालों की तो बात नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि उन्हें आपकी फिटनेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस पैसों से मतलब है। तो ऐसे ही आर्ट में भी सोचिए। आप अपने आर्टवर्क के लिए ऐसे लोगों से एडवाइस, सजेशंस या ओपिनियंस लीजिए जो जानते हैं कि आप अपने आर्ट में क्या करना चाहते हैं, आपको निष्पक्ष होकर एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे सकते हैं और जो आपका भला चाहते हैं। ये लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, नॉन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, बिगिनर भी हो सकते हैं या एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। जब तक ये इन तीनों चीज़ों को पूरा कर रहे हैं तब तक हो सकता है कि आपको क्रिटिक देने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हों। ऐसे कभी कभी होता है कि किसी ने मेरे आर्ट को लेकर कुछ बुरा बोल दिया या ताना मार दिया। वो चुभता ज़रूर है, लेकिन 2-3 दिन आंसू की नदियां बहाने के बाद मैं वापस उसके बारे में सोचती हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव रहकर कड़वी बातें और इंसल्ट्स हटाकर देखने की कोशिश करती हूँ कि उसमें काम की बात कुछ थी भी या नहीं, और अगर थी तो उसे अपने काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी अगर मुझे दिखा कि उसमें काम का कुछ नहीं था और सिर्फ सड़े हुए ताने थे, तो उसे पिचका कर दूर फेंक देती हूँ। रेगुलरली ये चीज़ प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे कुछ काम के एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में डालने को मिला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि लूजली ड्राइंग करने से वो आपको आपके आर्ट से कम अटैच रहने में कैसे मदद करता है। ये चीज़ क्रिटिक मांगते समय भी काम आ सकता है, क्योंकि आप अपने लूज स्केचेस के साथ कम लगाव रखेंगे, आप उसमें मिस्टेक्स देखने के लिए और ओपन हो सकते हैं और उसमें चेंजेस करने के लिए भी और तैयार रह सकते हैं। डिटेल्स डालकर फिनिश ड्राइंग में चेंजेस करना पत्थर में स्कल्प्ट करने जैसा है, हो सकता है लेकिन और मेहनत लगेगी, जबकि लूज ड्राइंग में चेंजेस करना क्ले से स्कल्प्ट करने जैसा है। आप उसे और आराम से तोड़ मरोड़ सकते हो और हो सकता है ये करते हुए आपको और अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं।
कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा क्रिटिक मिला है, लेकिन हो सकता है कि अब मेरे काम में इतने ज़्यादा मिस्टेक्स ठीक करने के लिए हैं कि उन्हें ठीक करते रहने से अच्छा मैं उसे वापस शुरू ही कर दूं। या फिर ऐसे हो सकता है कि उसमें बताई हुई चीज़ें मुझे अपने काम में डालने के लिए और अच्छे स्किल्स चाहिए होंगे और कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अगर मुझे सच में लगता है कि मैं उस टाइम पे उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगी, तो जिन्होंने मुझे क्रिटिक दिया है उन्हें मैं थैंक यू कहती हूँ और फिर उस क्रिटिक को एक नोटबुक में लिख लेती हूँ और अपने अगले आर्ट वर्क से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हूँ। ये करने से आपको जल्दी इम्प्रूव करने के तरीके तो मिलते ही हैं, लेकिन आप जिनसे क्रिटिक मांग रहे हैं उन्हें भी पता चलता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं करके। और जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर उनको मैं दिखाती हूँ कि मैंने उनके क्रिटिक को कैसे इम्प्लीमेंट किया और उससे और फीडबैक लेने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा कोई क्रिटिक मिलता है जो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तब मैं उनसे अच्छे से पूछती हूँ कि अगर उनके पास टाइम हो तो मुझे एक ड्रॉ ओवर या पेंट ओवर करके दिखा सकते हैं या नहीं। अगर वो हाँ कहते हैं तो बहुत बढ़िया है, तब मैं देख पाती हूँ कि वो जो कह रहे थे वो ड्रॉ करके कैसे दिखता है। और अगर वो नहीं बोलते हैं तो मैं उनसे ये पूछ लेती हूँ कि मैं ऐसे क्या स्टेप्स लूँ जिससे मैं उसे अप्लाई कर सकूँ। अगर आप एक क्रिटिक ग्रुप में हैं तो ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स ज़रूर पूछने चाहिए। जब कोई आपको बहुत सालों बाद कॉल या मैसेज करता है लेकिन आपको पता चलता है कि सिर्फ काम निकालने के लिए किया है, तो कैसे लगता है? तो आप अपने क्रिटिक ग्रुप में प्लीज़ ऐसे इंसान मत बनिए। मुझसे जितना होता है उतना मैं टाइम निकाल कर जिन्होंने मुझसे मांगा है उन्हें क्रिटिक देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। जब मैं टोटल बिगिनर भी थी तब भी मैं ये करने से नहीं कतराती थी, क्योंकि उसमें मुझे अपने आप से पूछना पड़ता था कि मुझे उस आर्ट वर्क में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया और क्यों नहीं पसंद आया। इससे मैं जो कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पे पढ़ रही होती थी उसे और अच्छे से रिवाइज कर पाती थी और देख पाती थी कि दूसरे लोग उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई गलती भी कर दी हो तो वही गलतियां मैं अपने काम में भी देख पाती थी और उन्हें जल्दी सुधार पाती थी। प्लस अपने आप से ऐसे सवाल पूछकर मैं क्रिटिक देते टाइम सैंडविच टेक्निक प्रैक्टिस कर पाती थी, जिसमें शुरुआत में उनके काम की कोई अच्छी बात बताकर, बीच में अपना सजेशन देकर, एंड में एक और अच्छी बात लिखकर खत्म कर सकती थी। लेकिन ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ तभी करती हूँ जब कोई मुझसे क्रिटिक मांगता है। जब मेरा क्रिटिक देने का मन करता है तब नहीं। बिना मांगे किसी को मुफ्त की राय देना उन्हें जबरदस्ती केक खिलाने जैसा है। हो सकता है आप दुनिया के बेस्ट शेफ हो जो बेस्ट केक बनाते हो और जिनको खिलाना चाहते हैं उन्हें भी केक बेहद पसंद है, लेकिन हो सकता है अभी के लिए उनका पेट भरा हो या फिर मन नहीं कर रहा हो और आपके ज़बरदस्ती खिलाने से उनको वो अच्छा तो लगने से रहा। इसीलिए अपना केक और क्रिटिक जब मांगे तभी देना। मैं जानती हूँ कि हम इतनी मेहनत लगा के ये ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप याद रखिए आप आपके आर्ट नहीं हैं, वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है। और मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद पहले इतनी डरी हुई थी कि मैं अपना फर्स्ट डिजिटल पेंटिंग क्रिटिक के लिए डालना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने हिम्मत जुटाकर डाला और मुझे अलग अलग क्रिटिक्स मिले तो उन्हें अप्लाई करके मैंने अपने आर्ट को इतना इम्प्रूव होते हुए देखा कि वो मैं शायद खुद से कभी कर ना पाती। और उसमें मुझे ये भी समझा कि कभी कभी काम को ठीक करते रहने के बजाय उसे शुरुआत से शुरू करना बेहतर है। लेकिन एक क्रिटिक ग्रुप में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा था मेरे जैसे सोचने वाले और काम करने वाले लोगों से मिलना और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना। एंड आई होप कि आप भी ऐसे ही एक ग्रुप बना सके। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आप अच्छे हेल्दी क्रिटिक्स लेने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं और आपका कोई क्रिटिक ग्रुप है, और अगर नहीं है तो आप उसे कैसे बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।